तो जेम्स गन अपनी सुपरमैन मूवी के साथ एक पूरे नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इतने नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी ज्यादा नई चीज कौन सी है? तुम नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसको अगर थोड़ा सा भी डीप डाइव करके देखेंगे ना तो तुमको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा डिटेल्ड और बड़ा है। अभी से एक एक करके बात करते हैं। पहले तो ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि DCEU और DCU मतलब वो जो पुराना जैक स्नाइडर वाला क्रिएटेड यूनिवर्स था, उसके जितने भी प्रोजेक्ट थे उनमें और ये जेम्स गन के जितने भी नए प्रोजेक्ट है इनमें कौन कौन से कहां पर हैं। तो देखो, कुछ महीनों पहले आने वाला क्रीचर कमांडोस के बाद जो कुछ भी आएगा वो जेम्स गन के DCU में होगा, लेकिन उसके पहले DC के जितने भी लाइव एक्शन प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे उस वाले यूनिवर्स में होंगे। लेकिन कुछ माइनर एक्सेप्शंस होंगे, जैसे कि पीस मेकर, द सुसाइड स्क्वाड और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट जो कि जेम्स गन ने वहां पर बनाए थे वो इनको यहां पर लेके आएंगे, लेकिन इनकी कहानियां पूरी तरह से नहीं होंगी। मतलब ये कैरेक्टर्स जैसे कि पीस मेकर या सुसाइड स्क्वाड के दूसरे कैरेक्टर्स वो सारी चीजें अंडरगो कर चुके हैं जो हम लोगों को शो में दिखाई हैं, बस उसके इवेंट थोड़े बहुत चेंज हो गए होंगे इस यूनिवर्स में। मतलब पीस मेकर जो हम अगले महीने देखेंगे वो तो पूरी तरह से कैनन है, लेकिन उसके पहले आने वाला सीजन 1 के कुछ इवेंट्स कैनन नहीं होंगे, जैसे कि उसके एंड में दिखाई गई जस्टिस लीग और इसी के सिमिलर द सुसाइड स्क्वाड में भी जो चीजें हमको दिखाई गई थी उसमें से कुछ कुछ कैनन है, जैसे रिक फ्लैग जूनियर की डेथ होना, क्योंकि हम क्रीचर कमांडोस में उसके पिताजी को इस बारे में बात करते हुए सुन सकते हैं। तो इन अ वे जैक स्नाइडर का यूनिवर्स शुरू हुआ मैन ऑफ स्टील से और खत्म हुआ एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम पे, और उसके बाद जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट है उसके कैरेक्टर्स कुछ कुछ उठा करके इधर लेके आ गए, तो उनको एक सॉफ्ट रिबूट सा दिया गया है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो मैट रीव्स का यूनिवर्स है जिसमें द बैटमैन आती है, द पेंगुइन आता है, ये सारे के सारे शोज एक एल्सवर्ल्ड नाम की अलग दुनिया में होंगे और मेन DCU का पार्ट नहीं होने वाले। खैर, तो हम DCU के दो प्रोजेक्ट जो हमको अभी तक दिखाए गए हैं, सुपरमैन और क्रीचर कमांडोस, इन्हीं को पकड़ के चलें और इनमें जो भी इवेंट्स हुए हैं या बहुत ही सटल हिंट्स के थ्रू हमको चीजें दिखाई गई हैं उन पे बात करें तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया इस यूनिवर्स का ऑलरेडी लगा सकते हैं। जैसे कि सुपरमैन की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि 300 साल पहले मेटा ह्यूमंस इस दुनिया में आए थे, और मेटा ह्यूमंस का DC यूनिवर्स में मतलब होता है सुपर पावर्ड बीइंग्स। बस इतना समझ लो, इनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स है और इन्हीं को DC वाले मेटा ह्यूमंस कहते हैं। तो अगर 300 सालों से इस दुनिया में मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। और इसका छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने क्रीचर कमांडोस में देख लिया, जैसे कि जब वहां पर सर्च को दिखाया गया तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेज़ोनियंस, थेमेस्केरा ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वहां पर, क्योंकि सर्च वंडर वुमन की एक विलन है और इस तरह से वो लोग अमेज़ोनियंस, थेमेस्केरंस जो है उनका पूरा पूरा बैकग्राउंड अच्छे से अभी दिखाया नहीं गया, वो पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि वो हैं। और अगर सर्च एग्जिस्ट करती है तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि डायना मतलब हमारी वंडर वुमन भी एग्जिस्ट करती हो, बस अभी तक दिखाई नहीं गई है। फिर क्रीचर कमांडोस के ही एक एपिसोड में हम लोगों ने बैटमैन को भी देख लिया, हालांकि उसकी एक बहुत ही छोटी सी ग्लिम्स होती है, लेकिन फिर भी ये आइडिया लग चुका है कि गॉथम सिटी में बैटमैन है। और जिस तरह से जेम्स गन अपने बैटमैन को लिख रहे हैं, मतलब ब्रेव एंड द बोल्ड की जो स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, तो उसमें बैट फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। मतलब डेमियन वेन, डिक ग्रेसन, जेसन टॉड, ये सारे कैरेक्टर्स हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, अभी तक हमको नहीं दिखाए गए, बट या ये मान के चलो कि जब बैटमैन की मूवी आएगी तो ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है। मतलब जेम्स गन ने अपने पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को इसी तरह से लिखा हुआ है कि सारे कैरेक्टर्स आर ऑलरेडी देयर, वी जस्ट हैवंट सीन देम येट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हैं और उनको बहुत ही छोटी सटल नॉट्स के थ्रू बताया गया है। एंड इसी का बहुत ही कूल एग्जांपल है गाय गार्डनर का अपने ग्रीन लैंटर्न कोर या फिर गार्डियंस ऑफ ओआ को मेंशन करना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं DC की कॉमिक बुक हिस्ट्री में। आई मीन, इट वुड हैव बीन रियली वियर्ड अगर गाय गार्डनर उनके बारे में एक भी बार बात नहीं करता, लेकिन उसने उनको मेंशन किया, जिसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न रिंग उसकी उंगली में है तो उनका एग्जिस्ट करना बनता है। बट जेम्स गन का चीजों को बताने का तरीका यही है कि DC का बहुत ही वास्ट यूनिवर्स हमारे सामने है, लेकिन बस हमको धीरे धीरे करके चीजें बताई जा रही हैं। एंड लाइक द MCU जो जब शुरू हुआ था तो हमको एक एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी, स्टार्टिंग ऑफ विद आयरन मैन, फिर कैप्टन अमेरिका, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इस तरह से बताया गया था हमको कि ये थे नहीं अभी तक, लेकिन अब बनते जा रहे हैं। बट वहीं DCU का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है कि मतलब वो लोग हैं, बस हमको बताया नहीं गया। वो नीड टू नो बेसिस होता है ना कि इस मूवी में इस सुपर हीरो की जरूरत है या इसकी कहानी दिखाने की जरूरत है, तो बस आपको बता दी। तो ठीक वैसे ही जो गार्डियंस ऑफ ओआ और ग्रीन लैंटर्न कोर है उनके बारे में हमको लैंटर्न शो में दिखाया जाएगा, जो थोड़े टाइम बाद रिलीज भी होने वाला है। एंड इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्या है पता है, जब हमको सुपरमैन मूवी में वो हॉल ऑफ जस्टिस के सीन्स दिखाए जाते हैं ना, जहां पर लोइस लेन जाती है, गाय गार्डनर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि चलो सुपरमैन को बचाने के लिए, तो वहां पर उसी हॉल के अंदर म्यूरल बनी हुई है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की,
नाउ इन केस यू गाइस डोंट नो, तो जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका दो अलग अलग सुपर हीरोज की टीम्स है, जिसमें से अगर हम गोल्डन एज या फिर प्री क्राइसिस एरा को लेके चलें तो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो है वो अर्थ 2 पे एग्जिस्ट करती है, वेयर एज जस्टिस लीग अर्थ 1 पे है। मतलब वो एक दूसरी अर्थ की जस्टिस लीग मान के चलो, बस उसका नाम डिफरेंट है और उसके सुपर हीरोज भी। फिर आगे जाकर के डीसी की हिस्ट्री में इसको चेंज कर दिया गया और अब ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। बस तुम इतना मान के चलो कि इस यूनिवर्स में जस्टिस सोसाइटी पहले ही बन चुकी है, क्योंकि इस म्यूरल पे हम कई सारे अलग अलग सुपर हीरोज देखते हैं। इसमें से मैं कुछ ही समझ पाया, तो बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ दे देता हूं। तो ये एटॉमिक नाइट है, जो कि प्री क्राइसिस एरा में एक फ्यूचरिस्टिक हीरो होता है, फिर इसको जाकर आगे रेडकॉन किया गया, इसके पास एक न्यूक्लियर पावर्ड सूट है। फिर आता है फ्रीडम बीस्ट, ये एक अफ्रीकन सुपर हीरो है जिसके पास पावर होती है किन्हीं भी दो अलग अलग एनिमल्स को फ्यूज करके उनको माइंड कंट्रोल करने की, या फ्रीडम बीस्ट। देन ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है वाइल्ड कैट। इसको लेके मैं कंप्लीटली श्योर हूं, ये वैसे ही दिख रहा है, एंड जेम्स गन ने भी कहा था कि डीसी में अगर वो किसी प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड है तो दैट इज गोइंग टू बी वाइल्ड कैट। हालांकि इसको अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, लेकिन इस म्यूरल पे उसका ईस्टर एग है। इसका नाम होता है टेड ग्रांट। ये एक बॉक्सर होता है जिसको फ्रेम करने की कोशिश करी जाती है एंड थिंग्स को हॉरिबली रॉन्ग। फिर आगे जाकर ये अपने आप को एक विजिलेंटी बना लेता है। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, बट ये बहुत ही अमेजिंग फाइटर है। फिर ये हालांकि थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, लेकिन फिर भी जहां तक है वाइब हो सकता है। जिन भी लोगों ने CW का फ्लैश शो देखा है उनको पता है कि ये कौन होगा, सिस्को रमोन या फिर फ्रांसिस्को रमोन। इसके पास इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोलने की एबिलिटीज हैं। फिर आता है एंड्रयू वैन हॉर्न या फिर गन फायर। इसको आप डीसी का गैम्बिट मान सकते हो। मतलब ये पार्टिकल्स को एजिटेट कर देता है, किसी भी चीज को पकड़ेगा तो उसको इतना चार्ज अप कर देगा कि वो थोड़ी देर में फट जाएगा, कुछ गैम्बिट की तरह। फिर यहां पर ब्लैक पायरेट है। उसके बाद जे गैरिक के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का फ्लैश है। ये हेलमेट ना लगा करके कैसे टोपी टाइप की चीज लगाता है। एंड क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, उस कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फिर इसके बाद और भी कई सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन इनको लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। जैसे ये एमेथिस्ट लग रही है, ये साइलेंट नाइट लग रहा है, ये हो सकता है कि शाइनिंग नाइट हो या फिर विजिलेंटी। बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर जेम्स गन, जब वो अपनी सेल्फी लेकर के डालेंगे और दिखाएंगे हमको कि पूरे म्यूरल में क्या क्या पिक्चर्स थी। बट या इससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये जो DCU हमको दिखाया जा रहा है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं और कर चुके हैं। लेकिन हमको वो चीज दिखाई तब जाएगी जब रेलेवेंट हो, या फिर हमारे लिए वो चीज जानना इंपॉर्टेंट हो। ऐसे बस इंफॉर्मेशन थ्रो नहीं करेंगे हमारे ऊपर। जैसे कि सुपर गर्ल हमको इस मूवी के आखिरी में दिखाई जाती है, क्योंकि उसकी तभी जरूरत है क्योंकि उसकी अगली मूवी को सेटअप करना है, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, सुपर गर्ल। और ये अपने वही वुमेन ऑफ टुमारो जो कॉमिक बुक है, उसी के कॉमिक एक्यूरेट ट्रेंच कोट में है। वो रेड सन वाले प्लैनेट पे जाके पार्टी करेगी। थिंग्स विल गो हॉरिबली रॉन्ग। फिर क्रीचर कमांडोज में हम लोगों ने फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर और उसकी ब्राइड को एग्जिस्ट करते हुए देख लिया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से इंसान और मशीन्स जो है वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस यूनिवर्स में चलती रही हैं। इनफैक्ट जस्टिस गैंग की मेंबर केंड्रा सॉन्डर्स या फिर हॉक गर्ल, जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, वो खुद भी डीसी की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हॉकमैन के साथ एक कपल फॉर्म करती है। ब्लैक एडम में हमको हॉकमैन दिखाया गया था, लेकिन वो जहां तक है कैनन नहीं होगा। बाय द वे इस म्यूरल पे डॉक्टर फेट भी दिख रहे हैं। अब ये डॉक्टर फेट वही पीएस ब्रॉसनन वाले हैं नहीं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर जेम्स गन को उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो वो सॉफ्ट रिबूट के आड़ में उनको वापस लेके आ भी सकते हैं। तो हॉक गर्ल हॉकमैन की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है वैंडल सैवेज नाम के एक विलन के साथ में, जो मुझे लगता है कि इस गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स वाले चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। बिकॉज वैंडल सैवेज को लाइव एक्शन में भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया या हमको बहुत अच्छे से दिखाया नहीं गया। उसके अलावा जितनी भी चीजें वो काफी फ्रीक्वेंटली कवर्ड हैं। तो वैंडल सैवेज एक ऐसा इमॉर्टल है जो कि आता है, हॉकमैन हॉक गर्ल से लड़ता है और जस्टिस लीग को परेशान करने का भी काफी बढ़िया प्लान बनाता है। और ना एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर ऑलरेडी काफी सारे सुपर हीरोज या बहुत सारे मेटा ह्यूमंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज को देखकर, इसको समझ के हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि जेम्स गन इस यूनिवर्स को कहां लेके जाना चाहते हैं। मतलब आप खुद इमेजिन करके देखो, एक तरफ मैन ऑफ स्टील जहां पर बहुत ही लिमिटेड सुपर पावर्ड बीइंग्स है, वहां पर डार्क साइड का आना डज मेक सेंस क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विलन है। लेकिन एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर ऑलरेडी इतने सारे लोगों के पास सुपर पावर्स हैं, तो फिर ऐसे में पॉइंट ऑफ अटेंशन मिलेगा इन्हीं लोगों के बीच के जो मेटा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसी चीज को लेकर। मतलब इनकी आइडियोलॉजीज आपस में क्लैश कर सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत, सुपर हीरो होने का मतलब क्या है। कुछ कानून अपने हाथ में लेंगे, कुछ उस चीज को करना नहीं पसंद करेंगे। अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जहां पर थिंग्स को हॉरिबली रॉन्ग, तो फिर पब्लिक इनके साथ हो सकती है, इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। मतलब ये कंप्लीटली द बॉयज वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसेगा सुपरमैन, जो एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। हालांकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने बाकी है, जैसे अगले महीने आ रहा है पीसमेकर का
का सीजन 2, फिर उसके बाद आएगा लैंटर्न्स, फिर उसके बाद सुपर गर्ल, फिर उसके बाद क्ले फेस, फिर बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। मतलब वो तो बहुत ही दूर हो गई, उसके पहले भी कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो अभी हमको बताए नहीं जा रहे, लेकिन इन अ वे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चैप्टर 1 कहां पर जा रहा है। जेम्स गन ने पहले अथॉरिटी की मूवी अनाउंस करी थी, फिर उसको बोल दिया कि इसको थोड़ा आगे पुश कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके दिमाग में कुछ और चीजें हैं, लेकिन इससे भी एक थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाता है क्योंकि अथॉरिटी कुछ ऐसे एंटी हीरो टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि जस्टिस लीग या फिर सुपरमैन की जो क्रिएटेड टीम होगी उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। तो इस बात के भी काफी हाई चांसेस है कि इनका चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स जो है वो अथॉरिटी मूवी पर जाकर खत्म हो और फिर उसके बाद से हमको नई सागा देखने को मिले। आई मीन हो सकता है कि अथॉरिटी को ये लोग रीनेम करके जस्टिस लीग वर्सेस अथॉरिटी कर दें या फिर जस्टिस लीग बना दे, लेकिन हाँ फिलहाल जो मैं इस यूनिवर्स को जिस रास्ते पे जाता हुआ देख रहा हूं वो बाहर के बड़े थ्रेट का सामना करना नहीं है, वो अपने अंदर घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मतलब जैसे सिविल वॉर में हमने देखा था ना, कुछ कुछ उसी तरह का। और ये जेम्स गन के किंगडम कम कॉमिक बुक के रेफरेंसेस के साथ भी परफेक्टली अलाइन हो रहा है। मतलब उन्होंने काफी टाइम पहले अपने किंगडम कम की कुछ फोटोज वगैरह शेयर करी थी और बताया था कि उनकी फेवरेट आर्क्स में से एक है। तो उस कॉमिक बुक में भी ये होता है कि सुपरमैन बिकॉज ऑफ सो मेनी सुपर हीरोज एंड मेटा ह्यूमंस कमिंग इन अपना सुपरमैनिंग छोड़ देता है। कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिस वजह से उसको बहुत बुरी चोट लगती है, मतलब दिल में, और वो सोचता है यार अब मुझे ये काम नहीं करना। एंड उसकी एब्सेंस में इतने सारे मेटा ह्यूमंस टेक ओवर कर लेते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेने लगते हैं, चीजें आर सो बैड, थिंग्स बिकम सो बैड कि वंडर वुमन आती है सुपरमैन के पास जब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है और उसको कहती है कि क्यों ड्रामा कर रहा है, वापस आ। एंड ही कम्स बैक और फिर उसके बाद चीजें बहुत एस्केलेट हो जाती है। तो वही जो पॉलिटिकल सिचुएशंस दिखाई गई हमको सुपरमैन में, तो ये समझ के चलना कि आगे भी और देखने को मिलेंगी, बिकॉज ये पूरी जो मेटा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जेम्स गन क्रिएट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली गोइंग टू लास्ट। और पता है अच्छा ही है, जिस तरह से हम लोग एमसीयू को पूरा देखते हुए आए हैं, उसकी एक एक सागा जो है वो जाकर कंक्लूड होती है किसी बहुत बड़े इवेंट पे, कोई बहुत ही यूनिवर्सल लेवल का थ्रेट होता है और अब तो हम मल्टीवर्सल लेवल का देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर ये लोग सिर्फ अर्थ पे ही रहकर आपस के लफड़े सुलझाएंगे ना तो कुछ डिफरेंट होगा, काफी फ्रेश भी फील होगा। और फिर जब वो चीज खत्म हो जाती है तो उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है, बिकॉज डीसी यूनिवर्स में देयर आर सो मेनी। ग्रीन लैंटर्न्स का अपना खुद का लफड़ा है, एक बार कुछ लोग मर जाए उसके बाद ब्लैकेस्ट नाइट करी जा सकती है, डार्क साइड को लेके आया जा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आर सो मेनी। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो फैन। ग्रेट टाइम्स टू बी अलाइव। आई होप ज्यादा टाइम तक रहे यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वाले में। फैंटास्टिक फोर भी आ रही है, उस पर भी बात करनी है, तो टाटा।